अब हम इस अध्याय के अंतिम बिंदु पर आते हैं और वह है बदले हुए परिप्रेक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय बदले हुए परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका कैसी। और वह अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? बदला हुआ 1990 के बाद के सोवियत विघटन के बाद, जब विश्व एक ध्रुवी हो चला और उस एक ध्रुवीकरण में जब अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में छा गया, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे अपना काम चला रहा है, कैसे वो रास्ते निकाल रहा है, कैसे वह सुनिश्चित कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी दबाव में इतना ना आ जाए कि वह एक अमेरिकी संस्था के रूप में नजर आने लगे। आज एक अहम प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवी विश्व में भी कारगर ढंग से काम कर रहा है, कर पाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका क्या निभा सकता है? क्या वह एक संतुलन का काम कर सकता है? पूर्व में मैंने आपको बार बार ये भास कराया कि किस प्रकार अमेरिकी वर्चस्व संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संस्थाओं को अपने दबाव में रखने में सफल हो जाता है। क्या ये संयुक्त राज्य अमेरिका शेष विश्व के देश के बीच संवाद कायम करके या संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के विभिन्न देशों के बीच में संवाद जारी रखने में सफल होगा? ऐसा संवाद जो अमेरिका को मनमानी करने से रोक सके? ये कई प्रश्न एक ध्रुवी विश्व के होने के बाद खड़े हुए और यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की बदलती भूमिका पर भी सवाल उठे। इन सवालों के उत्तर मिक्स हैं और उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है, पहली सच्चाई तो यह है कि अब अमेरिका की ताकत पर संयुक्त राष्ट्र संघ आसानी से अंकुश नहीं लगा सकता। अंकुश लगाने की कोशिश करता है तो अमेरिका दूसरे तरीके से पेश आता है, तो इस पर अंकुश लगाना उतना आसान नहीं है। गैर मौजूदगी में संयुक्त राष्ट्र संघ में, रूस की गैर मौजूदगी में अमेरिका अब अकेला महाशक्ति बचा है और उस अकेली महाशक्ति होने का उसे सतत रूप से भास ही नहीं है, आभास ही नहीं है, बल्कि उसका उपयोग करने की वह सतत चेष्टा भी करता रहता है। अपनी सैन्य, अपनी आर्थिक ताकत के बूते पर अमेरिका जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ और ऐसे अन्य वैश्विक मंचों की कई बार अनदेखी कर सकता है और करता रहा है। ये एक सच्चाई है, लेकिन इस पे अंकुश लगाने में कितनी सफलता संयुक्त राष्ट्र संघ को मिली है, ये देखने की बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका खासा प्रभाव भी है। तो पहला कारण तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ध्रुवी विश्व में जो भूमिका है, उस पे जो बंधन है, उसका पहला कारण तो अमेरिका की ताकत, स्वयं की ताकत, चाहे वो सैन्य ताकत हो, चाहे आर्थिक हो। दूसरा कारण कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक सिरदर्द रहेगा, वो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर भी अमेरिका का प्रभाव है। कारण उसका बजट, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट काफी कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिए गए धन के आधार पर बनता है। अमेरिका की वित्तीय ताकत जो है वो बड़ी बेजोड़ है, कोई उसके आसपास भी नहीं फटक पाता। इस वित्तीय ताकत का खामियाजा, इस वित्तीय ताकत पर निर्भरता का खामियाजा संयुक्त राष्ट्र संघ को भुगतना पड़ता है और अमेरिका भी इस वित्तीय ताकत को बार बार भुनाता है। तीसरी बात,
क्यों अमेरिका या एक ध्रुवी विश्व में अमेरिका सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ से टकराएगा? कि अब तीसरी बात कि यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जिस भूक्षेत्र में स्थित है वहां भी अमेरिका का प्रभाव है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिस भूक्षेत्र में स्थित है वहां भी अमेरिका का प्रभाव है, यानी वो अमेरिका में स्थित है और अमेरिका में स्थित होने के नाते उसे अमेरिका की आवाज को नकार करने की वह हिम्मत नहीं कर सकता। चौथा, वहां स्थित है और उसके अलावा अमेरिका के ही बहुत से अधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ के नौकरशाह हैं, अमेरिका के नागरिक हैं और अमेरिका के नागरिक होने के नाते ये अधिकारी अमेरिकी पक्ष को बारंबार ज़्यादा मजबूती से हर मामले में सामने रखते हैं, चाहे उनका वह पक्ष जायज़ हो या नाजायज़ हो। पांचवा कारण जिसके कारण दोनों के बीच में सतत टकराव की संभावना है वह है कि जब भी अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके पक्ष में या उसके हित में अनुकूल नहीं है या अमेरिका को वो प्रस्ताव न जचे तो वो वीटो कर देता है। तो स्थायी सदस्यता स्वयं में सतत रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक समस्या बनी हुई है। अमेरिका की स्थायी सदस्यता यानी अमेरिकी ताकत, अमेरिकी आर्थिक ताकत, अमेरिकी भूमि में स्थित होना, अमेरिकी नौकरशाही की बहुलता और उसका स्वयं का वीटो का अधिकार होना, ये तो बहुत बड़ी ताकत अमेरिका को देता है। छठवां कारण, अपनी इन ताकतों के बल पर और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में बहुत दखल देता है, उसकी बात उसके चयन में बहुत वजन रखती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि महासचिव भी अमेरिका की मुट्ठी में है या महासचिव का चयन भी अमेरिका की मुट्ठी में है तो इसका अर्थ ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मात्र संयुक्त राज्य अमेरिका की एक आवाज के रूप में काम करेगा। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते पर विश्व में फूट भी डाल सकता है ताकि उसकी जो नीतियां हैं, नीतियों का विरोध जो कोई कर रहा हो वो ठंडा पड़ जाए, मंद पड़ जाए। यदि दुनिया की ताकतें एकजुट होने की कोशिश करती हैं तो अमेरिका महासचिव के माध्यम से, अपने नौकरशाहों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर के सदस्य राष्ट्रों के बीच में ही फूट डालने में सफल हो जाता है और फूट डालने का प्रयास करते रहता है ताकि कभी भी यदि अमेरिका के विरोध में कोई आवाज उठे तो वो मंद हो जाए, वो ठंडी पड़ जाए। इस तरह हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल नहीं, वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। ये एक कटु सत्य है। लेकिन इस कटु सत्य के मायने ये नहीं है कि शेष विश्व हाथ धर के बैठा रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका इस विश्व में जहां वर्चस्व बनाए हुए है, संयुक्त राज्य अमेरिका की ताकत का जहां विश्व में मंच में बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और विश्व के बीच एक तरीके से संवाद का प्लेटफॉर्म तो बन सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच में जो महासभा में जो सदस्य राष्ट्रों की जो बैठक है वह एक संवाद का बहुत बढ़िया माध्यम है और यही संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक ध्रुवी विश्व होने के बाद ये भूमिका बखूबी निभाई है।
उसने भरसक प्रयास किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात विश्व के अन्य देश सुने और विश्व के देशों के विचार अमेरिका तक पहुँचें, और उसके लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा का प्लेटफॉर्म है या जो अन्य प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर संवादहीनता से लगातार बचने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अहम भूमिका निभाई है। झगड़ों और सामाजिक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 193 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहां तक शेष विश्व की बात है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीतियों की आलोचना की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमि पर है, पर प्रभावित देश संयुक्त राष्ट्र के मंच पे अपनी बात तो रखने के लिए स्वतंत्र हैं, और इस प्रकार एक ऐसा मंच ये है जहां अमेरिकी रवैये की, अमेरिकी नीतियों की जब तब आलोचना होती है, आलोचना की जा सकती है, और ऐसा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ हद तक अंकुश भी लगा सकता है। तो इस प्रकार ये दो तरीकों से संयुक्त राष्ट्र संघ बदले हुए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका निभा रहा है। ये बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व की आवाज़ या शेष विश्व शायद ही एकजुट हो पाए। अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक तरह से असंभव है। अमेरिका के प्रति एकजुट होना एक तरीके से कल्पना के बाहर की बात है, लेकिन इस सब के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ वह मंच है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये या किसी नीति की आलोचना होती है, आलोचना की सुनवाई होती है, और कोई बीच का रास्ता निकालने या रियायत देने की बात सोची जाती है। ये बीच का रास्ता, ये रियायत संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच इस भूमिका को निभा सकता है इस एक ध्रुवी विश्व में। अन्यथा यदि संयुक्त राष्ट्र संघ ना हो तो पूरी संवादहीनता की स्थिति आ जाएगी, और संवादहीनता की स्थिति में अमेरिका जो है वो अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व, अपनी ताकत, सैन्य और आर्थिक ताकत के बल पर इतना ज़्यादा बना सकता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और शेष विश्व पूरी तरह से पंगु नजर आएगा। लेकिन सौभाग्य से संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व बना हुआ है, और बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में उसने अपने इस रोल को, एक मंच प्रदान करने वाली भूमिका को बखूबी निभाया है। तो निष्कर्ष ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कमियां तो हैं, लेकिन बिना इसके दुनिया और बदहाल हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में खामियां तो हैं, लेकिन बिना इसके विश्व संवादहीन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में कमजोरियां तो हैं, लेकिन रियायत के रास्ते, बीच का रास्ता निकालने की जो संभावनाएं हैं वह क्षीण हो जाएंगे यदि वह न रहे तो। इसलिए हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि एक ध्रुवी विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका एक ऐसे मंच के रूप में हो सकती है और हो रही है जिसमें अमेरिका के प्रभाव पर कुछ हद तक अंकुश पाने में सफलता पाई जा सकती है, और यह हो भी रहा है। इसके साथ ही ये अध्याय यहीं पर ख़त्म होता है, और इस बिंदु पर जो आपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में विभिन्न मुद्दों को पढ़ा, ये इसके और गहन अध्ययन की आपको ज़रूरत है, क्योंकि यह जो विषय है ये समयानुकूल है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और शेष विश्व। इस तरह के समीकरण को समझने के लिए आवश्यक है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के बारे में, वैश्विक संस्थाओं के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा समझें और जानें।